एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस सेशन में हम लोग करेंगे जून 2021 के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग एमसीक्यूज। जून पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं आपकी ऐप्स पे, तो आई होप आप लोगों ने वो सब देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि पहले कंपाइलेशन पढ़नी ज़रूरी है और फिर उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं। अगर आपने देखी हुई है तो वेरी वेल एंड गुड, साथ में हम लोग ये करते जाएंगे और आपने हर क्वेश्चन के साथ वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और देखना है कि भाई आपने किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को टैकल किया है। क्या वो अप्रोच सही है, क्या वो तुक्का था, या फिर आप पे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, है ना। तो इसी तरीके से पहले जून पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इस वीडियो में जो भी एमसीक्यूज होंगे वो अटेम्प्ट करेंगे। ये सजेशन एक तरीके से माननी है तो मान लो, नहीं तो फ्री की थी। चलो इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सी स्नॉट। सी स्नॉट जैसा कि हमें पता है कि भाई एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, और न्यूट्रिएंट्स मेनली वो भी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की वजह से, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्गी, जिसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्गी इज बीइंग जनरेटेड। तो जब ये एल्गल ब्लूम होता है तो जो भी आपकी लेक है या फिर ओशन है, इसका जो अपर लेयर है, दिस एरिया इज कवर्ड थ्रू एल्गी, जो कि आने वाली सनलाइट को भी रोकेगी। और सनलाइट को अगर रोकेगी तो यहाँ पर जो आपके फिशेस हैं, एनिमल्स हैं या और कोई फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, इनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, तो अल्टीमेटली ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर सी स्नॉट होता है तो आपकी जो मरीन इकोसिस्टम है उसको नेगेटिवली कॉन्सिक्वेंस झेलने को मिलते हैं। ये तो है फिनोमेना आपका, कॉज क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, और अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी में लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है। ये तो फिनोमेना है। अगर हम सी स्नॉट की बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली अभी टर्की का एक सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ मरमरा विच टचेस दी टर्की, यहाँ पर सी स्नॉट का फिनोमेना काफ़ी देखने को मिला, तो इसीलिए जून महीने में ये काफ़ी न्यूज़ में था। अगर हम क्वेश्चन देखें तो देखते हैं, फर्स्ट, सी स्नॉट इज अ स्लीमी लेयर ऑफ ग्रे और ग्रीन स्लज इन द सी। अब जब आप एल्गी की बात करते हैं तो अल्टीमेटली क्या क्रिएट होता है, एक टाइप ऑफ स्लज। स्लज क्या होता है, हल्का सा, ना तो प्रॉपरली लिक्विड ना प्रॉपरली सॉलिड, बीच का वो कचरा टाइप सा, है ना। तो इट इज अ काइंड ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्गी, हेंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second, it is formed when algae are overloaded with nutrients as a result of water pollution combined with the effects of climate change. वाटर पोल्यूशन का मतलब है कि भाई जहाँ से पीछे से वाटर आ रहा है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो सकता है, उसमें फॉस्फोरस ज़्यादा हो सकता है, और साथ में विद द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की रिगार्डिंग ये कह रहा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जो सी का वाटर है दैट ऑल्सो गेट वार्म्ड अप, और जितना ज़्यादा वो वार्म वाटर होगा उतना ही ज़्यादा वो सूटेबल है, कंड्यूसिव है फॉर द जनरेशन ऑफ एल्गी। तो इसीलिए वाटर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग दोनों ही आपके एल्गी ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा क्या है हमसे, चूज द करेक्ट कोड, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। सिंपल क्वेश्चन था, both 1 and 2। सिंपल क्वेश्चन ये तब था व्हेन यू नो द फिनोमेना ऑफ सी स्नॉट, कि बेसिकली वो चीज़ क्या है और ये न्यूज़ में क्यों था। तो क्वेश्चन सीधा ऐसे भी आ सकता है कि रिसेंटली जो सी स्नॉट का फिनोमेना है वो किस सी वाटर में देखा गया, और वो जो वाटर है वो कौन सी कंट्री के अंडर आता है। तो क्वेश्चन कैसे ही बन जाए, बट आपको अगर ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर है आपका सी। चलो नेक्स्ट करेंगे, दा विंसी प्लस एंड वेरितास मिशंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू। फर्स्ट, बिल्ड कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट्स पावर्ड बाय बायोफ्यूल। ओके, टेक टूरिस्ट्स टू स्पेस सक्सेसफुली, study Venus composition,
एंड लार्ज स्केल सर्वे ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। अगर आपको दिमाग में कहीं दूर दूर तक भी ये था कि भाई ये कुछ मिशंस हैं जो यूनिवर्स के रिगार्डिंग है, किसी चीज़ को स्टडी करेंगे, बट चारों ही ऑप्शन आपको उस तरीके से दिए हैं कि भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे। जून वाले हमने जब करंट अफेयर किए थे तो हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों जो मिशन हैं दे आर बीइंग चोजन बाय नासा टू स्टडी द वीनस, और जो ये दाविंसी प्लस है दैट वुड स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस। दाविंसी में जो ए है यहाँ से आप याद रखेंगे कि इट इज रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, और जो ये वेरिटास है दैट इज स्पेसिफिकली, इसमें टी से याद रखेंगे आप कि इट इज टू स्टडी द टोपोग्राफी ऑफ वीनस, कि उसके सरफेस पर इतने गड्ढे क्यों हैं, वोल्केनिक करप्शन अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो दाविंसी प्लस है वो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, वही गैसेस क्यों प्रेजेंट हैं, पहले कौन सी गैस प्रेजेंट्स थी। तो ये सब ये लोग डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बेसिकली। सॉरी, तो आंसर है इसका आपका टू स्टडी द वीनस कंपोजिशन। काफ़ी ज़्यादा ना अब वीनस पर मिशंस भेजने की बातें चल रही हैं। जैसे ही तो नासा के 2 मिशंस हैं, ऐसे ही एक और मिशन था जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविजन, विच इज स्पेसिफिकली टू स्टडी द वीनस, जो इसके अराउंड ऑर्बिट करेगा, फोटोज खींचेगा, एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, टोपोग्राफी को देखेगा। तो अभी इसके बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन कम है हमारे पास, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिलीज ही नहीं की गई है। बिकॉज जब इसको रिलीज करेंगे, जब लॉन्च करेंगे, तब अल्टीमेटली सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। तो बट ध्यान रखना कि ये जो एनविजन मिशन है दैट इज ऑफ ESA विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द नासा एज वेल। नासा प्लस ESA का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है दिस एनविजन प्रोग्राम, ये भी वीनस के लिए है। दाविंसी प्लस एंड वेरिटास ये दोनों भी वीनस के लिए है। तो इसका आंसर है आपका C। अगर हम देखें ना दूसरे वाले की टेक टूरिस्ट टू स्पेस सक्सेसफुली, इसके रिगार्डिंग हमने किया था फिनोमिना, एक फिनोमिना नहीं बोलेंगे उसको, एक मिशन किया था जिसमें हमने देखा था न्यू शेफर्ड टाइप ऑफ रॉकेट सिस्टम, न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम, जो कि आपका ब्लू ओरिजिन कंपनी ने बनाया था, विच इज ओन्ड बाय अमेजॉन, कि भाई ये अराउंड 100 किलोमीटर तक आगे आने वाले टाइम में लोगों को स्पेस तक लेके जाएगी और दोबारा स्पेस से वापस लेकर आएगी। दैट इज वाई दिस न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम इज काइंड ऑफ फुल्ली रीयूजेबल, है ना। तो अगर आपको ये ऑप्शंस में अगर एक चीज़ भी पता है तो हल्का सा आपको आइडिया लग जाता है कि भाई कम से कम ये ऑप्शन तो नहीं है। और साथ में जब रिवीजन कर रहे हैं तो फिर इनकी रिवीजन भी हमारे लिए ज़रूरी है। जितनी बार आप इनको पढ़ेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, उतने क्वेश्चंस आपके सही होंगे, तुक्के मारने नहीं पड़ेंगे पेपर में बैठ के, है ना। तो चलो इसका आंसर है आपका C। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G7 ग्रुपिंग। ये है तो नॉर्मल क्वेश्चन, करंट अफेयर का नहीं लगता ना, बट ये करंट अफेयर में क्यों था जून वाले मंथ में, बिकॉज द 47th G7 मीटिंग वॉज कंडक्टेड इन दैट जून मंथ। इसीलिए हल्का सा आपका करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पार्ट को मिलाकर ये क्वेश्चन बनाया है। तो देखो कि भाई क्या आपको ये G7 कंट्रीज पता है कौन कौन सी है। नॉर्मल तो वैसे हम पढ़ते हैं कि G7 कंट्रीज आर मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज्ड या मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो उसमें से अगर हम देखें फ्रांस, साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान एंड चाइना। अगर आपको एक आधी पता है कि भाई जापान तो है ही है क्योंकि जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें तो देखो कहाँ कहाँ पर है फोर्थ हर एक ऑप्शन में है। तो मतलब जापान इज दी पार्ट ऑफ G7। जो आपका फ्रांस है दैट इज ऑल्सो डेवलप्ड कंट्री। अगर हम 1 ऑप्शन देखें तो 1 सिर्फ आपका इस ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन नेग्लेक्ट हुआ है अभी तक। चाइना, देखो चाइना है ना, लगता तो डेवलप्ड है लेकिन चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने आप को अभी तक डेवलपिंग के फेज में ही रखा है। चाहे वो रिकॉग्निशन इसकी WTO में हो, चाहे इसकी रिकॉग्निशन IMF में हो। China is a developing country and not the most industrialized nation in the world.
तो चाइना नहीं है, हम देखते हैं कि भाई पांचवा ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाता है। फिर भी ये दोनों ऑप्शंस बच रहे हैं, इन दोनों में ही 1, 3 और 4 है, 1, 3 एंड 4। साउथ कोरिया का आप देखो कि भाई है या नहीं है। अगर साउथ कोरिया के अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन सी G7 कंट्रीज हैं हमारे पास, अदर देन फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। फ्रांस, जर्मनी एंड जापान, देखो यूएसए है एक हमारे पास, एक हमारे पास यूके है जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन से हैं, एक हमारे पास इटली है ना, एक और कंट्री है हमारे पास, जापान यहाँ से हो गया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा। जो नॉर्थ अमेरिका में देखो जो यूएसए और कनाडा है दोनों ही इसका पार्ट है। यूरोप की कई सारी 5 कंट्रीज हैं टोटल, 4 कंट्रीज हैं टोटल, जापान आपकी एशियन कंट्रीज है। तो ये 7 कंट्रीज आपने ध्यान रखनी है, और खास करके चाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ G7। और कहने को तो रशिया भी आना चाहिए, बट हमें पता है कि G7 became the G8 when they allow Russia to enter into this grouping। बट क्योंकि रशिया को 2014 में यूक्रेन का जो क्रीमियन पेनिनसुला है वहां पर अटैक करने की वजह से इस ग्रुपिंग से निकाल दिया गया था। तो 2014 के बाद से अगेन ये G7 कंट्रीज बन चुके हैं। जो G7 स्टार्टिंग में इनिशिएट हुआ था दैट वाज फ्रॉम 1975। तो इसकी हल्की सी बेसिक बैकग्राउंड, इसके मेंबर्स, ये न्यूज़ में क्यों था, तो ये हल्का सा आपका ओवरऑल एक तरीके से टॉपिक को कवर कर लेता है। तो इसका आंसर देखो अब क्या है, साउथ कोरिया मतलब नहीं है, क्योंकि ये 7 कंट्रीज हम लोगों ने देख ली। तो 2 ऑप्शन नहीं है आपका, सिर्फ 1, 3 एंड 4 आर दी मेंबर कंट्रीज ऑफ G7 ग्रुपिंग। आंसर है आपका इसका बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। देखो ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, यहाँ से कुछ भी नहीं पता लग रहा कि भाई किस चीज़ की परफॉर्मेंस को ये लोग मेजर करने की बात कर रहे हैं। तो इट कैन बी द परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सेक्टर, दिस कैन बी द परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशन सेक्टर, दिस कैन बी द परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री, है ना। बट आपको ध्यान रखना है ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ये स्पेसिफिकली स्कूल एजुकेशन को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स है, जिसको कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रिलीज करेगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल एजुकेशन, अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो मेजरमेंट के इसके लिए 2 क्राइटेरियाज हैं। 2 क्राइटेरियाज कैसे हैं, पहला क्राइटेरिया है लर्निंग आउटकम, कि भाई जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या उनको फ़ायदा भी हो रहा है पढ़ने से, वहाँ पे उनका लर्निंग आउटकम क्या है, क्या जो चीज़ें उन लोगों ने 2nd क्लास में सीखी, 3rd क्लास में सीखी उनको याद हैं, क्या वो उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं इनटू द रूटीन लाइफ। तो लर्निंग आउटकम को मेजर किया जाता है ऑफ द चिल्ड्रन। एंड सेकेंड इज दी गवर्नेंस, कि भाई स्कूल में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या सही तरीके से वो चीज़ें काम कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें गवर्नेंस के अंडर आ जाती हैं। तो दीज आर दी 2 क्राइटेरियाज टू जज एनी स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो यहाँ पर हर स्टेट को इस इंडेक्स के तहत ये बताया जाता है कि आपके स्टेट या आपकी यूटी में कितने नंबर ऑफ स्कूल्स में ये सब क्राइटेरियाज के हिसाब से चीज़ें पॉजिटिवली हो रही हैं। तो अगर हम देखें तो ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इनटू दिस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 में। बट क्वेश्चन का आंसर इसका ये है कि भाई किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बी। बाकी जो पीछे की कहानी है दैट इज बेसिक बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये एक अभियान है जिसको हमने डिस्कस भी किया था। इसके देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसमें 2 क्वेश्चन है कि भाई क्या ये इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है या फिर ये इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है,
या पूरे पैन इंडिया में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा? तो 2 क्वेश्चन है इसमें, इसको देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन, इट इज लॉन्च्ड टू असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोवाइडिंग होम केयर सपोर्ट टू कोविड-19 पेशेंट्स। अगर हम इस अभियान की बात करें तो ये अभियान एक ऐसा अभियान था कि भाई इन एरियाज में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि हॉस्पिटल ज़्यादा है नहीं और वो पर्सन जिनको जो एसिम्टोमेटिक हैं या फिर कोरोना जिनको है बट उनकी सेहत इतनी ज़्यादा बिगड़ी नहीं हुई, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे लोगों को कम से कम देखभाल तो चाहिए ना। तो ऐसे लोगों की देखभाल के लिए कुछ वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाएगा जो घर जाके उनको होम केयर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टू द कोविड-19 पेशेंट्स हु आर बेसिकली एसिम्टोमेटिक और नॉट इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब कोविड-19 पेशेंट्स की बारे में ये कैंपेन है तो इट कैन बी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बट नहीं, यहीं पर तो ट्रिक है। ये जो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान है दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड वन एनजीओ कॉल्ड पीरामल फाउंडेशन। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भाई लगता तो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा बट नहीं, इट इज ऑफ नीति एंड पीरामल फाउंडेशन। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये वाला कंपोनेंट है इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट का, दिस इज करेक्ट कि ये सिर्फ 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ही लॉन्च किया जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम है दैट इज आल्सो लॉन्च्ड बाय नीति, तो इसको भी किसने इंप्लीमेंट किया होगा? नीति ने इंप्लीमेंट किया होगा। तो यहाँ से आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम देखें तो हमसे पूछा है चूज द करेक्ट कोड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट ही सही है, तो 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर इज बी।